दोस्तों आपने बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने आज से पहले ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं सीखी होगी जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस बुक से आज मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के रूल बताने जा रहा हूँ वो बुक किसी ऑथर ने नहीं बल्कि एक फादर ने अपनी डॉटर के लिए लिखी थी, ताकि उनकी डॉटर अपनी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करे। तो दोस्तों जब भी कोई फादर अपनी डॉटर को एडवाइस देता है तो वो एकदम एडवाइस जेन्युइन होती है और रियलिस्टिक होती है। इसलिए ये वीडियो भी एकदम जेन्युइन, रियलिस्टिक और नॉलेज से एकदम फुल रहने वाली है। इस बुक का नाम है व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल और इस बुक के ऑथर हैं कैरी सिगल। कैरी ने इस बुक में 99 पर्सनल फाइनेंस रूल सिखाए हैं जिन्होंने लाखों नौजवान लोगों की दुनिया भर में हेल्प करी है फाइनेंशियल फ्री होने में। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये रूल मिस किए तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे और ये आप फर्स्ट रूल जानने पर ही समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पिछली से पिछली वीडियो पर इतना सपोर्ट करने के लिए। और इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक का। आई होप आप लोग इसे जल्द ही पूरा कर देंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है या कोई गलती हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताया करें, जिससे कि मैं उसे ठीक कर पाऊँ। तो चलिए जानते हैं। रूल नंबर 1, चूज द फाइनेंशियली राइट पर्सन। दोस्तों फर्स्ट रूल में ही ऑथर कह रहे हैं कि आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी करनी चाहिए जिसे फाइनेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 लड़कियां हैं। पहली लड़की हर वीकेंड महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करती है, उसको हर महीने बैग्स और क्लोथ्स पर पैसे खर्च करना पसंद है और वो महंगी चीजें खरीदना पसंद करती है। वहीं दूसरी लड़की सेव करने पे बिलीव करती है, स्मॉल स्पेंडिंग में बिलीव करती है और वो प्लान करके स्पेंड करती है। अब इन दोनों लड़कियों में से आप किसको डेट करना पसंद करोगे? आई नो मोस्टली लोग सेकंड वाली लड़की को ही चूज करेंगे, बट इन रियलिटी लोग ऐसा नहीं करते। जब वो लड़की को डेट पर लेके जाते हैं तो वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, उसको ऐसा शो करते हैं जैसे आप बहुत रिच हो। ऐसा करने से आप जाने अनजाने में अपने पार्टनर को ये बता रहे हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है जिसको आप खर्च कर सकते हो। और फिर जब आप बाद में इस उम्मीद पर पूरे नहीं उतरते हो तो फिर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है। आज भी ज्यादातर डाइवोर्स पैसों के कारण ही होते हैं या रिलेशनशिप खराब होने के पीछे पैसा एक मेजर कारण होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने पार्टनर के साथ अपनी फाइनेंशियली फिलोसफी डिस्कस करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपको उनके साथ खुलकर डिस्कस करना चाहिए कि आप कितना पैसा सेव करना चाहते हो और आप किस तरह के स्पेंडर हो, यानी कि आप महंगी चीजों पर खर्च करते हो या फिर आप स्मॉल स्पेंडिंग पर बिलीव करते हो। और हमेशा ऐसे ही पार्टनर को चूज करो जो आपके ड्रीम पर बिलीव करता हो, जो आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट करे। और अपने पार्टनर से ये पूछने के साथ साथ कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स को खुश रखोगी, साथ में ये भी पूछ लेना कि क्या उसने कोई लोन लिया है, अगर हाँ तो कितना लिया है, उसको मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता है या नहीं, यानी कि वे सेव करने पर बिलीव करती है या फिर नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी स्पेंडिंग हैबिट कैसी है, क्या वो बहुत ज्यादा लग्जरी बाय करना पसंद करती है और क्या वो एक इंडिपेंडेंट लेडी है या फिर वो डिपेंड करना पसंद करेगी। राइट पार्टनर चूज करना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक रॉन्ग पार्टनर एक लायबिलिटी से कम नहीं होता। फिर ऑथर कहते हैं कि एक राइट पार्टनर चूज करने के बाद हमेशा उसके साथ मैरिड रहो, यानी कि डाइवोर्स के बारे में कभी मत सोचो, क्योंकि डाइवोर्स लेने से आपको अपनी संपत्ति में से बहुत कुछ अपने पार्टनर को देना पड़ सकता है, जिससे आपका अमीर बनने का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। ऑथर कहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करके ही एक मिलियनेयर बन सकते हो। जैसे कि ऑथर खुद कहते हैं कि मैं अर्ली रिटायरमेंट इसलिए ले पाया क्योंकि अभी तक मैं शादीशुदा हूँ। वहीं ऑथर के कलीग्स जिन्होंने डाइवोर्स लिया था वो आज फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं। रूल नंबर 2, ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स, यानी कि औकात से ज्यादा खर्चा ना करो और हमेशा सेविंग पर ध्यान दो। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही हम लोगों की नई नई जॉब लगती है और हमें अपनी पहली कमाई मिलती है तो हम बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें उससे लगा बैठते हैं। हम पहले ही ये सब सपने पाल लेते हैं कि जैसे ही मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं उससे ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। देखो शुरू में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परेशानी तब आनी शुरू होती है जब वो धीरे धीरे आपकी आदत बनने लगती है। फिर आप दूसरों को देखकर सोचने लगते हो कि मेरे पास भी इन्हीं की तरह नए नए ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, लेटेस्ट आईफोन होना चाहिए, जिस वजह से अगले महीने की सैलरी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भरने में ही चली जाती है और ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा और आप ट्रैप में फंसते चले जाओगे। जबकि होना ये चाहिए था कि आपको सिर्फ उतना ही पैसा
खर्च करना चाहिए था जितना आप अफोर्ड कर सकते हो अपनी कमाई से। ज्यादा खर्चा किसी भी सूरत में मत करो और ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की तरफ फोकस करो। फिर एक समय आएगा कि आप अपनी सेविंग से ही अपनी मनपसंद चीज को खरीद पाओगे और इससे जो पीस ऑफ माइंड और जो सुकून आपको मिलेगा वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। रूल नंबर 3, बजटिंग। इसमें 3 लेसन है जिनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, सेव मनी विद द हेल्प ऑफ DTA मेथड। इस मेथड में आपको अपने बजट को लिख के रखना है और फिर उसे रेगुलर ट्रैक करना है। जैसे कि आपको लिखना है अपनी इनकम के बारे में, आपको कहाँ से इनकम आती है, और फिर लिखना है एक्सपेंसेस के बारे में कि आप कहाँ अपना पैसा खर्च करते हो। फिर इसको अपना गोल बनाना है कि आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम से कम, और भूल कर भी इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने हैं क्योंकि इससे आपकी सेविंग माइनस में आ जाएगी और आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बजट बनाने का सिंपल सा रीजन होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेव कर सको, इसलिए जब आप सेव करने लग जाओ तो उसे इन्वेस्ट भी कर दिया करो ताकि आप अपनी सेविंग पर पैसे भी कमा सके। नंबर 2, सेव एंड इन्वेस्ट 50% ऑफ योर सैलरी इंक्रीज। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी आपकी सैलरी में इंक्रीज आए तो जितना इंक्रीज आए उसका 50% आपको सेव करना है और उसे इन्वेस्ट करना है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स तेजी से अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको 20,000 की सैलरी मिलती थी बट दिस ईयर वो बढ़कर 30,000 की हो गई, तो जो 10,000 बड़े हैं वो आपको पूरे के पूरे खर्च नहीं करने हैं बल्कि 50% सेव और इन्वेस्ट करने हैं, यानी कि इस केस में हुए 5,000 रुपए। नंबर 3, ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। देखो, ये समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए। एक एमेच्योर भी बता सकता है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है एंड कब सब कुछ सही चलते चलते अचानक से लाइफ में परेशानी आ जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपके पास हमेशा 500 से लेकर $1,000 यानी कि 40,000 से लेकर 80,000 रुपए एक सेपरेट अकाउंट में होने चाहिए इमरजेंसी के तौर पर। तो ये था बजटिंग रूल जिसमें आपने सीखा कि आप DTA मेथड के अनुसार बजट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।